तो आज की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है खिलाफत आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफत तथा असहयोगी आंदोलन का स्थान जो है ये काफ़ी स्थायी रूप से और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। दोनों आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी तथा गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह दोनों आंदोलन अलग अलग कारणों से चलाया गया, पर दोनों की प्रकृति एक ही जैसी थी, आपको तो पता ही होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों अंग्रेज से काफ़ी असंतुष्ट थे। एक और युद्ध में तुर्की पर आक्रमण कर खलीफा को पद मुक्त कर दिया गया। पद मुक्त करके अंग्रेजों ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। दूसरी ओर युद्ध के बाद असंतुष्ट संवैधानिक सुधार रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून को पारित कर दिया, जिससे जो है भारतीय की जो आशाएं थी अंग्रेज से, उन सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। फिर रही बची खची जो कुछ कसर थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरी हो गई। इन्हीं कारणों से 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत तथा असहयोगी आंदोलन पूरे देश में चलाया गया, जिसका जो नेतृत्व है श्री महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। इन दोनों आंदोलन के मध्य जो है आपसी तालमेल बना रहा और इससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला। इससे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता जो होनी चाहिए वो प्रगति काफ़ी ज़्यादा हुई। दोनों आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव रहा। मौलाना मजहरुल हक के सक्रिय नेतृत्व में बिहार वासियों ने इन दोनों आंदोलन में काफ़ी योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के कार्यों में से भारतीय मुसलमान की जो है सहानुभूति तुर्की के सुल्तान के प्रति रही थी और बिहार के गया, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, पूर्णिया आदि क्षेत्र में अनेक सभाएं संगठित हुई और तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए कोष बनाए गए। मजहरुल हक इन कार्यों में सक्रिय रहे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, जिसमें खलीफा के जो प्रति मित्र देशों की सहयोगात्मक रवैया बनाने की मांग की गई। इसके लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। इसी बीच सब्रे की संधि से भारतीय मुसलमानों में रोष की भावना उत्पन्न हो गई। नवंबर 1919 में गांधी जी ने इस संधि का विरोध में शांति स्थापित करने वाले समारोहों का बहिष्कार करने को कहा। बिहार ने इन कार्यों के लिए 30 नवंबर को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है सभा हुई थी और इनमें शांति समारोहों का बहिष्कार का आह्वान किया। रांची में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में मुसलमानों ने इन समारोहों का बहिष्कार किया तथा अपने रोष का भी प्रदर्शन किया। 1920 में इस आंदोलन का तीव्र विकास हुआ और बिहार प्रदेश के अनेक भागों में खिलाफत आंदोलन की जो है शुरुआत हो गई, या कहें कि बहुत बड़ी पैमाने पर विस्तृत हो गई। 19 मार्च 1920 के सारे बिहार के मुसलमान ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। बिहार के जो है अनेक शहरों जैसे कि भागलपुर, मुंगेर, डाल्टनगंज, आरा और मुजफ्फरपुर में आंदोलन व्यापक रूप से धारण कर लिया। अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। उसके आने तक संपूर्ण भारत भर में खिलाफत और असहयोगी आंदोलन के रूप में ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की भावना विकसित हो गया था। 1919 में अप्रैल और मई माह में मजहरुल हक के बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की और जनसभाओं को संबोधित किया। 15 और 16 मई को फुलवरिया शरीफ में मुसलमान उलेमा का सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग की प्रस्तावना पारित हुआ था। इसी प्रकार का प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किया था। जून में पटना सिटी में गुलाम इमाम तथा उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को जो संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की बात कही और तुर्की के साथ किए गए संधि की निंदा की। इस समय तक खिलाफत और असहयोगी आंदोलन साथ साथ सक्रिय थे। इसके बाद बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन को बिहार वासियों ने काफ़ी प्रभावी ढंग से चलाया। बिहार के अनेक जगहों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और बाद में तुर्की ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के धार्मिक सुधार
समझ रहे ना, धार्मिक सुधार का पर जो है इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। बिहार के अनेक जगहों पर इस आंदोलन का प्रभाव रहा, बहुत ही व्यापक रूप से रहा। बाद में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के धार्मिक सुधार आंदोलन ने खिलाफत में प्रश्न और अप्रासंगिक बना दिया गया, खिलाफत को बना दिया। इसके फलस्वरूप भारत में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।